हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सामने हमने लिख रखा है सामाजिक अध्ययन। एक मिनट, यहाँ पे मैथ्स लिख दिए क्या? यहाँ पे सामाजिक अध्ययन रहेगा आपका थर्ड सेम का सामाजिक अध्ययन चैप्टर जो आपका है दोस्तों, जो आपका बुक है पूरा का पूरा हम उसे खंगाल के रखने वाले हैं, है ना। तो आप एक बार जान ले, यहाँ पे आज हम लोग मैथ नहीं पढ़ेंगे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन पढ़ने वाले हैं। आज क्या, अब आपका सामाजिक अध्ययन का ही क्लास स्टार्ट हो गया, तो आप इस तरह से इसे पढ़ेंगे। आज हम केवल उस चीज़ों को जानेंगे जो सामाजिक अध्ययन में आपको पढ़ना है, मतलब आपका कंटेंट्स क्या है, आपके पास कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, आज उसके बारे में हम लोग ओवरव्यू लेंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हुए चलेंगे, जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब हम चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। और आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए कि सर मैथ ही नहीं सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाते हैं। तो आप पढ़िए दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप इसे शेयर करें और बच्चों को बताएं। चलिए तो शेयर कर दीजिए इसे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डीएलएड थर्ड सेम सामाजिक अध्ययन है। इसमें जो हमको जानना है दोस्तों, जैसे कि चैप्टर वाइज, अच्छा बोल दें, आप लोग लिख लेंगे, बताइए, बोल दें सिर्फ इस तरह कि कितने आपके कंटेंट्स में क्या क्या है, आपका जो कंटेंट है उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, यह बोल दें। आप स्टेप बाय स्टेप लिख लें, इसमें कि काफ़ी ज़्यादा है, 18 चैप्टर के आसपास में है। इसमें आप लिख लें अगर लिखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत हम बताते हुए चलते हैं, आपको बोलते हैं, आप उसे लिखते चलिए कॉपी पे क्या क्या आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। और हम थोड़ा बहुत उसके बारे में ओवरव्यू देते हुए चलेंगे। जैसे पहला जो चैप्टर है दोस्तों, आपको उसमें पढ़ना है, पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है, भारत में मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं और जितने भी, जैसे बाबर हो गया, सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई मुगल साम्राज्य का, कैसे स्थापना होता है भारत में, किन किन कारणों का मतलब विरोध करता है बाबर से किसकी लास्ट में लड़ाई होती है, ये सब सारी बातें हम जानेंगे इसमें। और यह भी जानेंगे हुमायूं का स्वदेश कब आगमन हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जब बहादुर शाह से हुमायूं की लड़ाई होती है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि DCKS मतलब देवरा का लड़ाई और चौसा, कन्नौज, और कन्नौज को विलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। कन्नौज के बाद आपका आ जाता है सरहिंद का युद्ध। ये चारों लड़ाइयां जो होती हैं दोस्तों, यह लड़ती, सरहिंद जो लास्ट वाला होता है वह तो अलग होता है, जो तीनों लड़ाइयां होती हैं स्टार्टिंग की, इसमें क्या होता है, यह किसके साथ, हुमायूं का लड़ा हुआ युद्ध होता है। हुमायूं जो दूसरा और तीसरा मतलब कि 1539 और 1540 वाला जो लड़ाई होता है, 1539 में आपका कन्नौज की लड़ाई, और 1500 DC है ना, DEC देखिए, लिख लीजिए आपको लिखना हो तो DCKS, सी फॉर आपका और के फॉर कन्नौज हो गया, और सी फॉर हो गया आपका दोस्तों चंदेरी की लड़ाई। देखिए चंदेरी हो गया 1539 में और कन्नौज हो गया 1540 में। यह दोनों लड़ाइयां यह सिद्ध कर देती हैं, इतना कर लीजिए, हुमायूं को देश निकाला मतलब कि भगा दिया जाता है वहां से। जो आपका शेरशाह है दोस्तों, शेरशाह सूरी, उसको भगा देता है। भगाने के बाद वह आता है 10 साल बाद, अपना फिर से राजपाट करता है और 1 साल के लिए अपना गद्दी संभालता है दोस्तों। हुमायूं 1 साल के लिए संभालता है, उसके बाद अकबर का कार्यकाल आ जाता है। हम आपको बताने वाले हैं सबका, आप अच्छे तरीके से पढ़िए। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में सिर्फ आपको मुगल जो हैं सबके बारे में जानना है, बाबर, हुमायूं और आपका शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और जितने भी मुगल थे उनका पतन कैसे हुआ, मुगलों का पतन कैसे हो जाता। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मुगल को हमारे यहाँ के जो देसी रजवाड़े, राजा रजवाड़े, मराठा हो गए, राजपूत हो गए, जाट हो गए दोस्तों, ये सब क्या करते थे, इनको क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे इन सबको। और इनको जब भी यह मतलब इनका हमेशा गुस्सा फूटता था उनके विरुद्ध, और यह हमेशा उनको भगाने की कोशिश करते थे। और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारी लड़ाइयाँ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप इसको एक बार शेयर कर दीजिए। और पहला चैप्टर मतलब कि इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हमको यही जानना है जो हमने बता दिया आपको, आप कॉपी पे लिख लीजिए अपने। दूसरी बात मतलब दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर में हमें यह पढ़ना है दोस्तों, मुगलों का प्रशासनिक, मुगलों का लिखिए आप लोग, हम लिखवा देते हैं। पहले वाले में क्या था, भारत में मुगल सत्ता, मुगल साम्राज्य का स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, कैसे होता है। और जितने भी मुगल होते हैं
हम सबके बारे में बताएंगे। जो जैसे सबसे पहले आता है आपका बाबर, फिर हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर होता है। अकबर के बाद दोस्तों आ जाता है आपका शाहजहां। शाहजहां आता है कि जहांगीर आता है? जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इसके बाद उत्तर मुगल काल की स्थापना हो जाती है, उत्तर मुगल काल आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल कह लीजिए कि एक अच्छे शासक के तौर पे नहीं देखे जाते हैं उत्तर मुगल वाले, उत्तर मुगल काल के। जैसे आपका बहादुर शाह फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद फर्रुखसियर हो गया, इस तरह आता हुआ उनका क्रम चला जाता है। लास्ट में जो आपका मुगल होता है दोस्तों, लास्ट में मुगल शासक आपको पता होगा बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, किस नाम से जानते हैं? जिसको अंग्रेज भेज दिए थे, आपके देश निकाला कर दिए थे, जिसको काला पानी की सजा हो गई थी, काला पानी के तौर पर उसे भेज दिया गया था, है ना, बाहर। उसका दिल्ली का मतलब लास्ट मुगल अगर बोला जाए तो बताएंगे आप जफर कहिए, या फिर आप बहादुर शाह सेकंड कहिए। यही था ना, अंग्रेजों के समय 1857 की क्रांति के बाद उसे निकाल दिया गया था, बाहर भेज दिया गया था। रंगून दोस्तों, काला पानी की सजा नहीं, रंगून उसे भेज दिया गया था। रंगून आपका कहाँ पड़ता है? म्यांमार में कि बांग्लादेश में? बताइए, शायद बांग्लादेश में ही पड़ता है ना, तो उसे रंगून भेज दिया गया था। इस बात को आप जानते हैं ना। और दूसरी बात हमें जो पढ़नी है, दूसरा चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? मुगलों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा। मुगलों का आप यहाँ पे लिख लीजिए, मुगलों का प्रशासनिक दोस्तों, यह लोग हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। आज भी इनका योगदान है कि स्थापत्य कला और संगीत कला दोस्तों इन्हीं लोगों के कारण प्रचलित हुआ और आज तक प्रचलन उसका बना हुआ है ना। जैसा कि आपको पता होगा, शाहजहां के पहले जहांगीर आता है। जहांगीर के काल को हम बोलते हैं दोस्तों संगीत का काल। मतलब कि उस समय जो संगीत था ना, अपने चरमो सीमा पे था एकदम, मतलब समझ लीजिए वो बिल्कुल पीक पॉइंट पे था, इतना ज़्यादा उसका विकास हुआ था। और जो जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के समय दोस्तों स्थापत्य कला का मतलब जो मूर्ति बनाने का, घर बनाने का, महल बनाने का, यह सब कला बहुत ज़्यादा चरमो सीमा पे था अपने, है ना। क्योंकि शाहजहां के बाद औरंगजेब आ जाता है। औरंगजेब इन सब से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है दोस्तों, है ना। तो आपको बताएंगे सारी बातें, आप लोग नोट करते चलिए। देखिए, मुगलों का प्रशासनिक, सामाजिक होगा ना, सामाजिक और सामाजिक के बाद दोस्तों सांस्कृतिक, कलात्मक, सांस्कृतिक कलात्मक एवं आर्थिक दृष्टि हम एक बार इसमें देखेंगे। जब हम लोग चैप्टर पे आएंगे, तब जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तब उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। आर्थिक होगा यहाँ पे ना, देखिएगा थोड़ा हिंदी अगर गलत हो गया होगा ना तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, मात्रा वगैरह। वैसे हम बोल रहे हैं, आपको बता दिए कि किसके समय कला अपने चरमो सीमा पे था, किसके समय संगीत अपने चरमो सीमा पे था। तो आप इसे जानते हैं दोस्तों, जानते भी होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्त जानते होंगे। वैसे आपको कंटेंट हम लिखवाते हुए चल रहे हैं, आपको यही पढ़ना है, आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। जो तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना है दोस्तों, वो मराठों की शक्ति के बारे में पढ़ना है। मराठों का उदय कैसे होता है। मराठा आपको पता है ना, बाजीराव, आप देखे होंगे मूवी, है ना, अजय देवगन वाली मराठों की शक्ति, या फिर कह लीजिए मराठा का उदय कैसे होता है, ठीक है ना। मराठों का उदय कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। चौथी बातें हमें पढ़ना है दोस्तों, जो चौथी बात हमें क्या पढ़ना है, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भारत में, चौथी बात जो हमें पढ़ना है, भारत में यूरोपीय या फिर यूरोपियों का आगमन, यह बात हमें पढ़नी है दोस्तों। ध्यान से देखिए। अब देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन में अगर आपसे बोला जाए कौन सा यूरोपीय कंट्री था जो भारत में सबसे पहले आया, तो आप बोलेंगे पुर्तगाली आए। पुर्तगाली में दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पे, कोच्चि के कालीकट पे, मतलब कि केरल के कालीकट पे आते हैं। वहाँ पे राजा जमोरिन नाम का एक शासक होता है, हिंदू शासक होता है दोस्तों। वह उनका स्वागत करता है भव्य तरीके से, उनको पूरा माला वगैरह पहनाता है, भैया पूजा पाठ करता है उनका, और उनको अपना पूरा राजपाट दिखाता है, घुमाता है, उनको मसालों का हर टेस्टी खाना भोजन उनको करवाता है। फिर उसके बाद वास्को डी गामा बिल्कुल भी खुश हो जाते हैं दोस्तों। खुश होने के बाद वो क्या करते हैं, मसालों का काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थोड़ा थोड़ा करके वह
सबकी वैरायटी वो लेके चले जाते हैं अपने यूरोप में। जब वो यूरोप में जाते हैं दोस्तों, कुछ ही मसाले लेके जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए 10 रुपये लेके गए, तो वहाँ पे वह 60 रुपये मतलब एक्स्ट्रा में बेचे, मतलब 70 रुपये में उनका सामान बिचा वहाँ पे। तब उनको उनकी आंखें अचंभव में हो गई कि भैया ये क्या हो गया, अचानक से इस 10 रुपये का मतलब कि 1 रुपये का 60 गुना हमको मिल रहा है। भारत से कम दाम में कोई चीज़ ला रहे हैं और 60 गुना में बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है भैया। आने जाने का खर्च वर्च मतलब जुटा लें, अगर एक आध बोरा अगर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अपना बेड़ा लेके जाएं, बेड़ों का मतलब हो गया दोस्तों उनका जो नाय होता था ना, नाय मतलब कि बड़ी बड़ी शिप, उन्हें बेड़ा बोला जाता था। तो बाद में जब दूसरी बार वो आता है, तो दूसरी बार तीसरी बार में जब आते हो तो उनका डेथ ही हो जाता है। 1524 के आसपास में दूसरी बार आते हैं वास्को डी गामा, तो उस समय उनका डेथ हो जाता है। और बोला जाए आपसे पहली बार कब आते हैं, तो 1498, जो कि बहुतों बार पूछा गया दोस्तों। 1498 के बाद दूसरी बार 1501 या कितने में आते हैं, 2 या 3 में आते हैं ना, 1501 में आते हैं, 1501 में आते हैं दूसरी बार। फिर उसके बाद जब आते हैं दोस्तों, उनका देहांत ही हो जाता है 1524 में, आप इसे याद रखेंगे। अब जब दूसरी बार आते हैं दोस्तों, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ का कह लीजिए कि बहुत जो वहाँ का गवर्नर होता है पुर्तगाल का, वो आता है अपना काफ़ी ज़्यादा बेड़ा लेके आता है, जहाज़ों का बेड़ा लेके आता है, और वो लड़ाई करने के लिए आता है। क्योंकि उस समय भारत में अरबों का राज्य था, अरब देशवासियों का। अरब खाड़ी आप देखे होंगे, तो अरबों का उस समय राज शासन चल रहा था हमारे भारत में। भारतवासी एक तरह से कह लीजिए, भारत में एक तरफ मुगल थे, एक तरफ अरब पूरा एक तरह से सत्ता बना के रखे थे। क्योंकि पानी वाला रास्ता ही खुला था, जो ज़मीन से आने वाला था, जो ज़मीन से आने वाला रास्ता था, वह सब बंद था, वह सब लॉक किए थे अरबवासी दोस्तों। बाद में ये सब आते हैं पुर्तगाली और अरब को खदेड़ के मार देते हैं, मतलब खदेड़ देते हैं अपने देश में। और उसके बाद आपको पता है सबसे पहले जो अधिकार हुआ था भारत में, वह क्षेत्र हमारा कौन था, गोवा था और दमन दीव था। और लास्ट में मतलब सबसे पहले आने वाले यूरोपीय आपके पुर्तगाल ही थे, और सबसे लास्ट में जाने वाले भी यूरोपीय आपके पुर्तगाल ही थे। 19 दिसंबर 1961 को इनका मतलब कि एक तरह से गोवा आज़ाद होता है दोस्तों। उसमें हम लोग एक पहल चलाए थे, हमारे थल सेना द्वारा एक पहल चलाया गया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था भैया, जो एक करके शक्ति करके कौन सी पहल चलाई गई थी उस समय, कोई हमारे कह लीजिए जो आपके थल सेना थे दोस्तों, उनके द्वारा एक पहल चलाया गया था, जिसका नाम था कोई पहल था दोस्तों। उसको चलाकर मतलब उसको चलाने के बाद यहाँ पे जितने भी यूरोपीय थे उनको खदेड़ दिया जाता है, और एक तरह से पूरा का पूरा गोवा को भारत में मिला लिया जाता है दोस्तों। ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आने वाले यूरोपियों में देखेंगे तो पुर्तगाल है दोस्तों। इसके बाद दूसरी तरफ मतलब दूसरी बार जो आया, दूसरा आने वाला यूरोपी डच है, और तीसरा यूरोपी आने वाला आपको पता है कौन है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड देखिए, यूके, आप लोग सोचते हैं कि यूके इंग्लैंड में क्या अंतर है, तो बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब। ठीक है, यूके के अंदर इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड में 4 द्वीप हैं, एक वेल्स है, एक आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक आपका स्कॉटलैंड है, इसके बाद इंग्लैंड है। यह चारों मिलके दोस्तों आपका यूरोप का गठन करते हैं दोस्तों। उसी जगह डोवर जल संधि मध्य है, डोवर जल डमरू मध्य है। जो डोवर जल डमरू मध्य है दोस्तों, इंग्लैंड से फ्रांस को अलग करता है। जब आप मैप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, हम पढ़ेंगे वहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपी पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा इंग्लैंड, चौथा फ्रांसीसी में डुप्ले होता है, उसका गवर्नर होता है फ्रांसीसी। लिख लीजिए फ्रांसीसी। देखिए, अगर इंग्लिश थोड़ा हिंदी में अगर मात्रा वगैरह गलत हो जाए तो माफ़ करिएगा मुझे, क्योंकि अगर हिंदी में गलत हो जाता है ना तो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि हिंदी वगैरह हमें आता है, आप लोग से कम ही आता है दोस्तों, है ना। आप लोग तो भाई विद्वान आदमी हैं। फ्रांसीसी देखिए शायद सही लिख रहे हैं, आप इसे देख लीजिए एक बार। पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लैंड आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद डेनिस आते हैं दोस्तों। ये तो आने का क्रम होता है इनका। जो आपको देखना है इसमें, भारत में यूरोपियों का आगमन, ये तो आने का क्रम होता है। सबसे पहले आते हैं 1498 में, और कंपनी 1498 में दोस्तों, और इनकी 2 कंपनियां बनती हैं 1503 और 1501 में, 1503 और 1505 दोस्तों। 1503 में जो इनकी कंपनी होती है दोस्तों, वह कहाँ बनता है, तो कोची शहर में बोलेंगे। कोची एक केरल का तट है, वहाँ पे इनकी सबसे पहले कोठी बनती है, जिसको हम कंपनी बोलते हैं। जैसे अगर बोला जाए ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब भारत ईस्ट में पड़ता है ना यूरोप से। जो यूरोप है, यूरोप में जो इंग्लैंड वगैरह, उससे भारत किस तरफ, पूरब की तरफ पड़ता है। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग उसका नाम दे दिए, मतलब अंग्रेज नाम दे दिए उसका। तो अंग्रेज जो सबसे पहले अंग्रेज की जो कंपनी बनती है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, वह 1600 में बनती है, 1600 में सूरत में बनती है।
उसका नींव पड़ता है सूरत में। लेकिन अगर पूछा जाता है कभी आपसे कि यह कंपनी कब बन के तैयार होती है, तो 1608 में होती है दोस्तों। ये बातें क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी का भी मतलब फ्रांसीसी भी हमारे यहाँ आ रहे थे और इंग्लैंड भी आ रहे थे, मतलब अंग्रेज भी आ रहे थे। तो इन दोनों का जो एक तरह से झड़प देखने को मिलता है, हमको बहुत तगड़े तरीके से झड़प देखने को मिलता है। इनके और इनके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, हम बताएंगे आपको, आपके सिलेबस में होगा तो सारी बातें बताएंगे। अब देखिए, पुर्तगाल 1498 में आते हैं। जो डच आते हैं दोस्तों, डच का आगमन बोलेंगे 1598 1596 के आसपास में होता है। सोचिए, इनसे 100 साल लगभग बाद आते हैं डच। इसके बाद इंग्लैंड का जो आगमन होता है वह 1600 में होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। और जो फ्रांसीसी आते हैं दोस्तों, वह 1665 में आते हैं। सोचिए कितनी बाद। और डेनिश तो बहुतों बाद में आते हैं, इनका शासन उसन नहीं होता है, मतलब आते हैं, देखते हैं भैया यहाँ पे तो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ पे कंपनी हमारी चली गई नहीं। ये सबसे पहले कोलकाता में आते हैं और कंपनी बसाते ही नहीं है, समझ लीजिए बेच बाच के भाग जाते हैं अपना। इतना ज्यादा इंग्लैंड का खौफ था, अंग्रेजों का खौफ था कि ये आते हैं और अपना कंपनी होकर देखते हैं भैया इतना ज्यादा मारा पीटा हो रहा है, काटा काटू हो रहा है सब कुछ, मतलब कि अपना एक तरह से भय से सब कुछ बेच बाच के भागना पड़ता है इनको, है ना। अब देखिए, आने का क्रम तो यह है, लेकिन कंपनी बनाने का क्रम अगर पूछा जाए दोस्तों, तो यह तो 1498 में आते हैं और 1503 में पहली कंपनी इनकी बनती है सूरत में, सॉरी कोची में। सबसे पहली कंपनी पुर्तगाल का कोची में। उसके बाद डच आते हैं दोस्तों, डच की जो पहली कंपनी बनती है इनके बाद बनती है। देखिए, आने के क्रम में अगर पूछा जाए तो डच तो पहले हैं, लेकिन कंपनी बनाने के क्रम में तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड आता है 1600 में, और 1600 में इनकी पहली कोठी बन जाती है दोस्तों सूरत में, आपको पता होना चाहिए। और फ्रांसीसी का भी बनता है कोठी, उसका भी सूरत में ही बनता है, आपको पता होना चाहिए। और जो डचों की कोठी बनती है दोस्तों, वो कहाँ कब बनती है, तो बताएंगे 1602 में बनती है, 1602 में। आने के क्रम में तो दूसरे होते हैं, लेकिन कंपनी बनाने के क्रम में अगर पूछा जाता है कौन तीसरे नंबर पे है, तो बताएंगे डच बेटा। ये बातें आप क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो चौथा नंबर है दोस्तों फ्रांसीसी, ये तो आते हैं 1665 में और कंपनी बनाते हैं 1668 के आसपास, 1667-68 में। 67 में यह इजाज़त लेते हैं। उस समय हमारे यहाँ पे किसका शासन रहता है, तो बता देंगे उस समय हमारे यहाँ शाहजहां का नहीं, औरंगजेब का शासन होता है दोस्तों। औरंगजेब 1656 से लेकर 1707 तक रहता है, शासन करता है ना। उसके बाद तो हमारा उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। तो यह क्रम है दोस्तों, आप इसे याद कर लेंगे। वैसे हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 4 बातें आप लिख लिए। चलिए थोड़ा सा तेजी करते हैं, हम काफी चीजें बताने लगे इसी में। ये तो आपका आज सिर्फ एक डेमो क्लास है, समझ लीजिए, बस सिलेबस आपको बता रहे हैं आज, है ना। आप इसे नोट करते रहिए। इसके बाद 5वां हो गया आपका ना। 5वां के बाद, अच्छा 4 हुआ है। 5वां में देखिए आपको क्या पढ़ना है। 5वें में आपको पढ़ना है दोस्तों, भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों का क्या उत्थान। भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों का उत्थान। यूरोपीय शक्तियों मतलब कि कलिय शक्तियों या फिर उनका उत्थान, यूरोपियों का उत्थान। इतना जान लीजिए, आप लिख लीजिए। भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय कंपनियों का या फिर यूरोपीय देशों का लड़ना झगड़ना या फिर उत्थान कर लीजिए, उनका कैसे उत्थान हुआ। तो जैसा आपको पता होगा दोस्तों, 2 लड़ाइयाँ होती हैं। एक 1557 लिख रहे हैं, 1757 और 1764 वाला यह जो लड़ाई होती है दोस्तों, बक्सर का युद्ध। और यह होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में जो मुनरो होता है वह इंग्लैंड की तरफ, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा होता है। मुनरो के साथ, मुनरो जो है दोस्तों, वो हमारे यहाँ के सिराजुद्दौला गवर्नर रहता है उस समय। सिराजुद्दौला नवाब होता है, गवर्नर नहीं नवाब होता है। और उस समय उससे लड़ाई करता है। और जो उसका सेनापति रहता है दोस्तों सिराजुद्दौला का, वो बहुत ही शातिर होता है, जिसका नाम था क्या नाम था, मीर जाफर, याद रखेंगे। मीर जाफर का एक दामाद होता है मीर कासिम, है ना। बाद में मीर कासिम यहाँ पे लड़ाई करता है। मीर कासिम के साथ रॉबर्ट क्लाइव का बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम हो गया, शुजाउद्दौला हो गया। देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला है, यहाँ पे शुजाउद्दौला है, दोनों में अंतर है। सिराजुद्दौला प्लस रॉबर्ट मुनरो का लीजिए, रॉबर्ट मुनरो जो कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। अब बताएंगे ना, तो उसमें कुछ था ही नहीं, उसको बहका के मार और देते हैं, सब काट कूट देते हैं, बहका के ले जाते हैं बाहर में, कहते हैं कहीं निकलो बाहर में। वो आते हैं और घेर के चले जाते हैं बाहर लेके। जब घेर के बाहर लेके चले जाते हैं ना, वहाँ पे उसका सेना ही नहीं रहता, अकेले सब मार देते हैं। और जो उसका सेनापति होता है ना सिराजुद्दौला का, उसे सब संधि कर लेते हैं। भैया आप मत बोलना, आप क्या रहना, आप एक तरह से न्यूट्रल रहना, आप मत बोलना। जब हम इससे लड़ाई करना शुरू करें ना, जब ये आपको आदेश दे तब भी आप मत हिलना वहां से। तो मीर जाफर जो था ना, वह लोभी था, पैसे के लिए कुछ लोभी था। उसको बोल दिया गया मीर जाफर को, मतलब कि सिराजुद्दौला को मारने के बाद आपको गद्दी दे देंगे,
मीर जाफर को बोला गया मुनरो द्वारा। तो वो सोचा कि भैया हमको गद्दी मिल ही जाने वाली है, तो फिर क्या दिक्कत है, हम नहीं बोलते हैं, इनकी बात मान लेते हैं। अंग्रेजों का बात जब वो मान लेता है, सिराजुद्दौला का मार दिया जाता है दोस्तों उसी जगह, उसी मैदान पे, प्लासी के मैदान पे उसको मार दिया जाता है। और उसके बाद मीर जाफर को एक तरह से कठपुतली राजा के तौर पे बना दिया जाता है और उसके अंग्रेजों के इशारे पर उसको नचाया जाता है। ये बातें आपको क्लियर होगा। 1764 में बक्सर का लड़ाई होता है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव के साथ होता है दोस्तों, जो कि पहला गवर्नर होता है। पहला गवर्नर भारत, मतलब कि पहला गवर्नर के तौर पे रॉबर्ट क्लाइव को जानते हैं, आप इसे याद रख लेंगे, है ना। 1764 में इसके साथ 3 लोग लड़ाई करते हैं। नवाब भी हमारे बहादुर शाह होते हैं दोस्तों, जो कि उत्तर मुगल काल के कलयुग में बहादुर शाह होते हैं ना, बहादुर शाह हो गए और नवाब होते हैं बहादुर शाह उस समय, बहादुर शाह प्रथम, याद रखेंगे। इसके बाद और किसके साथ होता है तो बता देंगे आप, इस समय और कौन था, मीर जाफर था, नहीं मीर कासिम था। मीर जाफर तो हट गया ना, मीर जाफर को, इसकी कहानी बताएंगे हम आपको। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया जाता है। यहाँ पे कुछ कारण रहता है, बताएंगे हम, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा वगैरह देने की बात हुई थी, पैसे। मीर कासिम बोला था हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे, हमें बना दीजिए राजा। तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको बना देता है और बाद में वही उसके लिए झगड़ा का कारण बन जाता है। इसमें काल कोठरी की भी घटना होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो रॉबर्ट क्लाइव प्लस रॉबर्ट क्लाइव तो अंग्रेज की तरफ से था। इसके बाद सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला दोस्तों, सिराजुद्दौला तो इसमें रहता है, सुजाउद्दौला प्लस मीर जाफर, ये तीनों मिलके लड़ाई करते हैं दोस्तों। इसमें एक तरफ होता है इंग्लैंड मतलब अंग्रेज होते हैं, और एक तरफ 3 शासक होते हैं। मीर जाफर हो गया, सुजाउद्दौला हो गया, उसके बाद बंगाल का नवाब हो गया, बंगाल बिहार का नवाबी जो कर रहा था उस समय, वह सब हो गए। इनके साथ लड़ाई कर रहे थे, बाद में हार देखने को मिलता है उनको। इलाहाबाद की संधि हो गया, उड़ीसा, मतलब कि 2-3 संधियां होती हैं दोस्तों, उसको करना पड़ता है इंग्लैंड अंग्रेजों के साथ, वो करते हैं, बाद में अपना हार मान लेते हैं। और इसी जगह से अंग्रेज पूरी तरीके से भारत पे राज कर लेते हैं दोस्तों। कलिजे की हस्तक्षेप पूरी तरीके से भारत पे एक तरह से इनका उत्थान हो गया था, मतलब कि एक तरह से पकड़ हो गया था। अब यहाँ से हम लोग को चूसना स्टार्ट कर देते हैं सब, है ना। तो याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कभी कि भारत में सत्ता स्थापना कब हुई अंग्रेजों का, किस लड़ाई के बाद हो गया, तो बता देंगे बक्सर की लड़ाई के बाद पूरी तरीके से सत्ता की स्थापना हो जाती है अंग्रेजों का। यह पूछा जाता है दोस्तों, आप इसे याद करेंगे, मतलब याद रखेंगे। इसके बाद जो हमको पढ़ना है छठा चैप्टर में क्या पढ़ना है, भारत में अंग्रेजों की स्थापना, मतलब कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों को हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको क्या देखने को है, अंग्रेजों का स्थापना पूरी तरीके से। यहाँ पे अंग्रेजों की जो दोस्तों शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि किस के बाद वो चेंज हुआ। और यहाँ पे हमको पढ़ना है भारत में अंग्रेजों का, या फिर अंग्रेजी शासकों की स्थापना, अंग्रेजी शासकों की स्थापना। अब यहाँ पे आपको पता है ना, ये बातें बहुत लोग को पता होगा। सबसे पहला अगर गवर्नर बोला जाए तो रॉबर्ट क्लाइव बता देंगे दोस्तों। अगर पूछा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन था, बंगाल का दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन था, तो बता देंगे वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग। ये बातें आप याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग था। अगर बोला जाता है बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों, विलियम बेंटिंग, याद रखेंगे, विलियम बेंटिंग दोस्तों। यही दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही रहता है भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का अगर पूछा जाए पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बोलेंगे जो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल था वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। और भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन बनता है, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल दोस्तों आपको पता है जो हड़प नीति थी, हड़प नीति किसके द्वारा चलाया गया था, जो आपके यह रहता है ना, हड़प नीति कौन चलाया था, जो डलहौजी रहता है, लॉर्ड डलहौजी 1847 से लेकर 1856 तक उसका शासक होता है डलहौजी का। तो वही चलाया था दोस्तों, क्या 1848 से लेकर 1847 से लेकर उसका कब तक शासन रहता है, 56 तक रहता है। 56 में कैनिंग आ जाता है, तो वही कैनिंग जो बोला जाता है दोस्तों, वो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल होता है, लास्ट गवर्नर जनरल भारत का कैनिंग। और बाद में जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद 1858 का एक्ट आता है, उसमें नियुक्त कर दिया जाता है भारत का वायसराय, जो कि पूरी तरीके से केवल और केवल यह भारत में शासन करेंगे, वायसराय। तो पहला वायसराय कैनिंग को जानते हैं दोस्तों, पहला वायसराय। पूछा जाता है 1857 की क्रांति किसके समय हुई, तो आप बता देते हैं वायसराय के समय हुई, लेकिन होता है गवर्नर के समय, और आप लोग कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि यही गवर्नर भी होता है लास्ट भारत का, और पहला वायसराय भी रहता है। ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए। अब वायसराय लास्ट कौन होता है भारत का, तो बता देंगे लास्ट वायसराय कौन होता है, तो माउंटबेटन योजना आता है ना,
47 में, आपको पता होना चाहिए, 46 में माउंटबेटन। इसके बाद अगर बोला जाता है दोस्तों लास्ट, मतलब पहला और लास्ट भारत का एक भारतीय मूल का गवर्नर, मतलब कि वायसराय कौन होता है, तो बता देंगे सी राजगोपालाचारी। दोनों में अंतर है दोस्तों। अगर लास्ट अंग्रेजी शासक में पूछा जाए गवर्नर वायसराय कौन था, तो बताएंगे माउंटबेटन। अगर भारतीय मूल का कोई पूछा जाता है लास्ट और पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था, तो बता देंगे दोस्तों कौन, सी राजगोपालाचारी, जो कि 1950 तक रहते हैं। 1950 में दोस्तों आपके राष्ट्रपति का चयन होता है और वायसराय का पद खत्म कर दिया जाता है। उसी को कह लीजिए कि गवर्नर के रूप में देखे जाना लगता है, हम लोग का राज्यों का स्टार्ट हो जाता है। ये छठा हो गया। छठा के बाद सातवां चीज लिखिए आप, सातवां जो आपको पढ़ना है, काफी ज्यादा बता दिए इसमें ना, चलिए कोई बात नहीं, तो आप फटाफट लिखते चलिए आप लोग। सातवीं चीज जो आपको पढ़नी है दोस्तों, क्या पढ़ना है, जीवमंडल। जीवमंडल के बारे में पढ़ना है। जीवमंडल प्राकृतिक प्रवेश। प्राकृतिक प्रवेश आपका कैसा है, इसके बारे में सब कुछ हम जानेंगे। प्राकृतिक प्रवेश दोस्तों, मतलब हमारा प्राकृतिक रूप कैसा दिखता है, सारी बातें हम इसमें देखेंगे दोस्तों। इसके बाद जो आठवीं चीज हमें पढ़ना है, भूखंडों के विभाजन के बारे में। भूखंडों के विभाजन, जैसे आपको पता है दोस्तों, हमारा भूखंड सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट, मेंटल कोर। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे, काफी चीजें पढ़ेंगे भूखंडों के विभाजन के बारे में। ये सारी बातें हम जानेंगे इसमें 8वें में। 9वां चीज हमें क्या पढ़ना है, विश्व में प्राकृतिक संसाधन, यातायात तथा संचार के बारे में पढ़ेंगे। और इस वाले में भूखंडों के विभाजन के बारे में एक चीज और हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका जब भूखंड आपने सुना होगा पैंथालासा नाम सुने होंगे। पैंथालासा पानी में, मतलब कि एक तरह से बाल्टी में जब कोई पत्ता डाल दिया जाता है, उसी तरह हमारा पैंथालासा हो गया और सारगेसो हो गया। सारगेसो सागर है, उस पर मतलब एक तरह से कह लीजिए पूरे विश्व में पानी पानी जब था, तो पैंथालासा नाम का एक चीज, एक बॉडी पूरे पानी पे तैर रहा था। वही बॉडी जो है दोस्तों, वह भूखंड था। वह जब हमारे पृथ्वी का विस्तार होने लगा, फैलने लगा, मतलब कह लीजिए फैलने लगा, तो क्या हो गया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रूप में हमको देखने को मिला। जैसा एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। एक तो अब और एक्स्ट्रा आ गया है, जिसको बोलते हैं जीलैंडिया, जहाँ पे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे जीलैंडिया एक महाद्वीप और आ गया है आपका, मतलब 8 महाद्वीप अब हो गए हैं। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ लेना है हमको भूखंड में उसको। 9वें में क्या पढ़ना है दोस्तों हमको, विश्व में, देखिए आप, विश्व में प्राकृतिक संसाधन, विश्व में प्राकृतिक राइटिंग पे मत जाइए, बस आप सुनिए, थोड़ा सा राइटिंग जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो हो सकता है खराब हो। विश्व में प्राकृतिक संसाधन, यातायात संसाधन, यातायात तथा संचार के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। संचार के बारे में बेटा हमको इसमें पढ़ना है 9वें में। 10वें में हमको क्या पढ़ना है, 10वें में मनुष्य की आवश्यकता के बारे में। जैसे हमें पता है ना, हमको अपने नीड क्या है, ह्यूमन की नीड क्या है, लाइफ, मतलब कि जीने के लिए मनुष्य का जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मनुष्य की आवश्यकता के बारे में, मनुष्य की आवश्यकता। जैसे आपको पता होगा ना, अगर आपसे मोबाइल ले लिया जाए तो क्या आप जी सकते हैं, बताइए कितने बच्चे जी सकते हैं। अगर आपसे केवल मोबाइल ले लिया जाए 1 महीने के लिए, तो कितने बच्चे तो सुसाइड कर लेंगे भैया। सही बता रहे हैं दोस्तों, ये रियलिटी है। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो आपके पास टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ना, यह एक तरह से कह लीजिए एक हम लोग के लिए एक प्रॉफिट भी है, एक लॉस भी है। हम लोग एक तरह से मतलब कि समाज से, मतलब प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है ना, हम लोग एक तरह से इन्वायरमेंट, जैसे अब 5G आने वाला है ना, 5G आ भी गया, आपको पता होगा, लॉन्च हो गया एप्पल का मोबाइल 5G का। जब लॉन्च हो गया दोस्तों, अब उसमें देखिए क्या होगा, प्राकृतिक इतना ज़्यादा प्रभावित होगा ना, समझ लीजिए कि अब बताएंगे आपको जब हम इसको पढ़ाएंगे तब। चलिए 11वें में पढ़ लेते हैं। 11वें में क्या पढ़ना हमको, भारत प्रकृति एवं राजनैतिक इकाई। हमारे भारत की लिख लीजिए, भारत की प्राकृतिक एवं राजनैतिक इकाई क्या है। प्राकृतिक एवं भौतिक इकाई के बारे में, एवं भौतिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक एवं भौतिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। 11वें में। 12वें नंबर में हम पढ़ेंगे, 12वें नंबर में क्या पढ़ेंगे, हमारी खनिज संपदा के बारे में। जैसे कि शक्ति हो गया, हमें एनर्जी कैसे मिलता है, कोयले से मिलता है। कोयला नहीं रहेगा तो बताइए मिलेगा। सबसे ज़्यादा भारत में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दोस्तों, वो भूतापीय एनर्जी होती है। आपसे कंपिटेटिव एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भूतापीय, जो कोयले से होता है, जो टरबाइन से निकलता है, भूतापी होता है।
वैसे नहीं तो बहुत प्रकार के एनर्जी होते हैं। लगभग 37% दोस्तों, 37 से लेकर 45% भूतापीय एनर्जी होती है हमारे भारत में, कोयले से देता है, कोयले से मिलता है। वैसे नहीं तो वाटर भी है, आपका विंड एनर्जी भी है, बहुत सारी एनर्जी हैं वैसे अगर देखें तो। अब तो नया आ गया है, अब पॉल्यूशन वगैरह नहीं करेगा, जैसे सीएनजी की गाड़ियाँ चला दी जा रही हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा कम पॉल्यूशन होगा, लेकिन खतराएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी ब्लास्ट हुआ ना, वहाँ का एरिया साफ सीएनजी साफ कर देगा दोस्तों, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने कभी देखे होंगे, आपका जब एलपीजी गैस सिलेंडर कभी फटता हुआ आप देखे होंगे तो वहाँ पे कितना क्षेत्र का एरिया प्रभावित करता है आपको पता होना चाहिए। हमने देखा है अपनी आंखों से, घर उड़ा दिया था पूरा एक, है ना। हम जिस मकान में रह रहे थे फ्लैट में, तो जब वहाँ पे गैस फटा ना एलपीजी, तो बता रहे हैं दोस्तों हमारे सामने वाले मकान में 2 फ्लोर तो तोड़ दिया, मतलब सोच रहे सीलिंग तोड़ दिया, सीलिंग जब गैस फटा। और उसमें जो आदमी थे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे, मतलब बच तो गए सभी, लेकिन घायल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। समझ लीजिए फेस वगैरह इतना जल गया कि अभी तक मतलब जला हुआ ही है, उसका निशान अभी तक है। हो गया जब हम पढ़ रहे थे 4-5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2-3 साल हो गया। ठीक है, भारत में भौतिक इकाई इसे पढ़ना है। अब हम क्या बता रहे थे, देखिए भूल गए इस चक्कर में। 12वें नंबर में हमें पढ़ना है दोस्तों हमारी खनिज संपदा के बारे में, जिसमें कि हमें इसमें क्या जानना है, जैसे शक्ति हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया। सिंचाई कितने प्रकार के होते हैं, सिंचाई में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, कृषि किस टाइप के होते हैं, शक्ति मतलब कि यही जो आपको बता रहे हैं, पावर विंड हो गया, पावर हाउस हो गया, इस सब के बारे में हमें जानना है इसमें 12वें नंबर में। तो लिख लीजिए खनिज संपदा के बारे में, खनिज संपदा। खनिज संपदा है बेटा, देखिए थोड़ा सा मात्रा वगैरह हमारा गड़बड़ हो जाता है, तो आप इस पर ध्यान न दिया करें थोड़ा सा ना, हम आपसे थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं ना। खनिज संपदा, खनिज संपदा के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर मजा आने वाला है लाइफ में। ठीक है, 13 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सरकार के अंग शक्ति का पृथक्करण। सरकार के अंग के बारे में पढ़ेंगे, अंग क्या होते हैं, और शक्तियों के पृथक्करण के बारे में, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल कहानी की तरह हम आपको सुनाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। इस पे जो आपकी एसेंशियल की चीज़ होंगी उसको हम लिखते हुए चलेंगे। तो इसमें देखिए पृथक्करण में, जैसे कि आपका पता है ना, जो सरकार की शक्ति है 3 रूप में पृथक्करण है, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची जो है केवल संघ कानून बनाता है, राज्य सूची पे केवल राज्य कानून बनाता है, और जो आपका समवर्ती सूची होता है वो कनाडा की सरकार से लिया गया है दोस्तों, कनाडियन सरकार से लिया गया है, और उस पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अगर उस पर संघ कानून बना दिया तो राज्य का हक नहीं होता है उस पर। जैसे कि आप देखे होंगे अभी जो आपका एक आया था, एक्ट आया था ना अभी, जो अभी दंगा प्रसाद हो रहा था, क्या नाम है दोस्तों उसका, देखिए अभी इस पर भी आया था, कौन सा कानून था दोस्तों, जिसपे कि अभी देखिए किसान आंदोलन है, बहुत सारे ऐसे कानून, जैसे जीएसटी आया था, आप देखे थे जीएसटी हो गया, उसमें कितना बवाल हुआ था, और जो नोटबंदी हुई थी उसमें कितना बवाल हुआ था ना काफी। तो यह सब कारण है, अगर सरकार कानून बना दिया तो राज्य उसमें कुछ नहीं कर सकता, राज्य को मानना ही मानना है उसको। ठीक है ना, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, फॉलो करते हैं, जो अनुच्छेद आपके लायक हैं वही अनुच्छेद बताया जाएगा। जैसे कि आपको पता है सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, तो लोकसभा, इसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, और मतलब कि कानून कैसे बनता है। कानून तो बिल बन गया, पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा हुआ। अगर कोई हमको राज्य में बदलाव करना है, अपने किसी क्षेत्र को मिलाना है भारत में, उसमें 15 राज्यों का हमको क्या करना पड़ेगा, अनुमानित मतलब 15 राज्यों का भी हस्ताक्षर लेना होगा। वहाँ से हस्ताक्षर लेने के बाद ये बिल बन गया। अब बिल बन गया जब, तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब तक उस पर जब अपना मोहर लगा देता है तो वो एक्ट बन जाता है। अब तब से वह कानून माना जाता है ना। आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को। ये अब सारे प्रोसेस हम बताने वाले हैं। जैसे संघ सूची में, जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ये आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 12 अनुसूचियां हैं आपकी, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं। और जो संघ सूची है उसमें 97 विषय है, 97 विषय पर केवल और केवल संघ कानून आता है। उसके बाद जो आपका 66 विषय है, 66 विषय पर केवल राज्य कानून बनाता है। जैसे कि 66 में जैसे बोल दें हम दोस्तों, खेती हो गया, पंचायत हो गया, साफ सफाई हो गया, इस पर केवल राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। लेकिन अगर बोला जाए विदेश मामले में, रेल मामले में, रेल परिवहन के मामले में, इन सब मामले में दोस्तों, तो केवल केंद्र कानून बनाता है। ठीक है ना, जैसे बजट हो गया, बजट के मामले में केवल केंद्र कानून बनाएगा, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन अगर बोला जाए समवर्ती सूची में क्या होता है, जैसे शिक्षा हो गया, और जैसे कि शिक्षा हो गया, कोई सुधार लेकर हो गया, कोई सुधार करना हमको राज्यों में, तो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसको, है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 13 के बाद 14वें नंबर पर हमें जो पढ़ना है, देखिए ध्यान से, कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। कार्यपालिका। अब देखिए आपकी कार्यपालिका जो है दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ है, या किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे अनुच्छेद नंबर 50 में है, डीपीएसपी में आता है, डायरेक्ट
स्टेट ऑफ पॉलिसी जो डीएसपी है, डीपीएसपी में आता है। ये किस भाग में है? तो भाग 4 बता देंगे। भाग 4 है दोस्तों, ये आयरलैंड के सरकार से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड कहाँ से लिया है? आयरलैंड स्पेन से लिया हुआ है इसे। ये बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए हम तो लिए हैं आयरलैंड से, और आयरलैंड स्पेन से लिया हुआ है। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, आपको पता, नीति निर्देशक तत्व जिसे बोलते हैं। ये आयरलैंड आयरिश सरकार से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर पूछ लिया जाता है, एक मिनट हम गलत बोल दिए क्या? हाँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद नंबर 50, यही तो बोले हैं ना, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं 14 के बाद 4 और बचा है, लिख लीजिए 4 विषय, 4 चीजें और आपको पढ़नी है। 14 के बाद 15वां नंबर आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? न्यायपालिका के बारे में। 15वां नंबर आपको पढ़ना है न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपको पता होगा दोस्तों 3 होते हैं। एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? उच्च स्तरीय या फिर उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के में क्या पढ़ना होता है आपको? हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। इसे उच्च न्यायालय, इसे उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है दोस्तों, इस पे आपको पता होगा पंचायतें वगैरह जो कि वहाँ का जनरली एक कह लीजिए लोकल जो विवाद होते हैं वह सब जाते हैं, और वहाँ से जब सॉल्व नहीं होता तो हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। जैसा आपको पता है आर्टिकल नंबर 32 आपको स्वतंत्रता देता है, आप स्वतंत्र हो पूरी तरीके से। जब आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ना ही हाई कोर्ट जाओगे, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे। ये बातें आपको पता है ना। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उसको आत्मा भी बोले थे संविधान का, आपको पता होना चाहिए सारी बातें। चलिए 16 के बाद हम पढ़ लेते हैं 17वें नंबर पे हमें क्या पढ़ना है। 17 नंबर पे दोस्तों, एक मिनट गलत हो गया क्या? ये 15 था ना, 15 के बाद 16वां नंबर हमें देखना है दोस्तों। 16 नंबर भारतीय वित्त के बारे में, वित्तीय स्थिति के बारे में समझ लीजिए। भारतीय वित्तीय स्थिति क्या है, मतलब कि व्यवस्था क्या है, वित्तीय स्थिति या फिर वित्त स्थिति कर लीजिए। भारत का वित्त स्थिति, वित्त व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। भारत का वित्त की जानकारी 280 अनुच्छेद नंबर 280 में है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसके बाद 17वें नंबर पर हमें क्या पढ़ना है? पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। और जो 18वें नंबर पे है दोस्तों, हमें क्या पढ़ना है? 18वें नंबर पर भारतीय बैंकों का आधुनिकीकरण, यह पढ़ना है। भारतीय बैंकों का आधुनिकीकरण। जैसे आपको पता है इस समय आपके पास निजी बैंक कितने हैं पूछा जाए तो 14 बैंक हैं, जिसमें 10 बैंकों को मर्ज करके बना दिया गया है दोस्तों। क्या बना दिया गया है? 6 बैंक बना दिया गया है। इस तरह 14 बैंक हैं, पहले 18 थे, पहले काफ़ी ज़्यादा थे। पहले सबसे पहले अगर बोला जाए बैंकों का मर्जर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो बोलेंगे इंदिरा गांधी जी के समय। कब हुआ था? इंदिरा गांधी जी के समय 1969 में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ? उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों कब हुआ तो बोलेंगे 1980 में हुआ। उस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन बाद में कुछ कारणवश 2 बैंक को मिला दिया जाता है और 5 बैंक हो गए। तो 14 पहले 5 बाद में, मतलब 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है। इस तरह अलग अलग सरकारें जो है चेंज करते करते अपना प्रोसेस अलग अलग लाई। अब देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा बता दें, बस इतना ही आपका सिलेबस था दोस्तों। ये इतना सिलेबस है, आपको पढ़ना है। अब थोड़ा सा बच्चे रुक जाएं तो अच्छा है। पंचवर्षीय योजना देख लीजिए। कुछ पंचवर्षीय योजना आपको पता है, इस समय पंचवर्षीय योजना को बंद करके नीति आयोग ला दिया गया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया। नीति आयोग का अध्यक्ष बोला जाता है, कौन होता है तो बोलेंगे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के बोला जाए इसमें सीईओ कौन है तो बोलेंगे अमिताभ कांत हैं, ठीक है, अमिताभ कांत जी हैं दोस्तों। अगर उपाध्यक्ष बोला जाता है तो उपाध्यक्ष आप लोग सर्च करिए, और एक क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट करेंगे नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जब भी अनुराग जी हों, रामा जी हों, कोई बच्चा हो, सारे बच्चे आप कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आज देख लेते हैं कि इसमें देख लेते हैं जो आपका 17वां था उसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। तो सारी पंचवर्षीय योजना एक बार हम एक नज़र में देख लेते हैं कौन सी कब आई। तो हमें पता है पंचवर्षीय योजना का गठन 1950 में होता है, लेकिन उसका चलन मतलब कि सीधे तरीके से मतलब चलना स्टार्ट कब होता है, उसका संचार कब से होता है तो 1951 से होता है, इसको याद रखेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक रहती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक रहती है दोस्तों। यह प्लानिंग कमीशन, इसका नाम है प्लानिंग कमीशन, मतलब प्लान किया जाता था। हर साल 5 साल का योजना तय करती थी। हर जो भी सरकार रहती थी दोस्तों, वह हर बार मतलब हर 5 साल बाद एक योजना बनाती थी। हमको यह काम करना है,
हर 5 साल के अंदर। तो अपना योजना के अकॉर्डिंग जो सेट करती थी सरकार, स्टार्टिंग से पहले ही जब वो चेक अपना मतलब सेट करती थी अपनी योजना, तब उसी के अकॉर्डिंग वो चलती थी, जिससे कि लास्ट में लगभग वो अपनी एम तक पहुंच जाती थी। उसी तरह यह योजना है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो 1956 से 1961 तक इसे बोला जाता है हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। कभी काल के यह पूछ लेता है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो बोलेंगे हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और इस समय यह तीनों जो पहली दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बोलेंगे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्तों याद रखेंगे। तीसरी कब हुई तो बता देंगे 1961 से लेकर 1966 तक। अब इसके बाद आपको पता है 1962 में भारत चीन युद्ध हो जाता है और अकाल भी पड़ जाता है। 1965 में फिर भारत पाकिस्तान लड़ाई हो जाता है। इस समय भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई होती है दोस्तों। उस समय तीन प्लानिंग कमीशन मतलब तीन वर्षीय प्लानिंग कमीशन आ जाता है, लेकिन एक एक साल का हम लोग क्या कर देते हैं, प्लान कर देते हैं यहाँ पे। तो 1966 से लेकर 1969, 66 से लेकर 69 तक एक एक साल की योजना चलाई जाती है। इसके बाद 69 के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से लेकर 1974 तक होती है दोस्तों, 1974 तक होती है, आप इसे याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो पांचवी होती है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट होने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार बन जाता है। गैर कांग्रेसी सरकार जो हमारे मोरारजी देसाई हैं, पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई, उनकी सरकार बनती है। और यह जो योजना है दोस्तों 4 साल के अंदर ही खत्म हो जाती है, 5 साल नहीं चल पाती है, तो 1978 तक चलती है। और मोरारजी देसाई क्या करते हैं दोस्तों, 2 साल की योजना फिर चला देते हैं, मतलब कि 78 से 79 और 79 से 80, ये 2 साल का एक एक साल का फिर योजना आ जाता है। योजना अवकाश के नाम से इसे जाना जाता है। पहली बार योजना अवकाश 3 साल के लिए, दूसरी बार योजना अवकाश 2 साल के लिए। इसके बाद जो छठी पंचवर्षीय योजना है आपका कब से स्टार्ट हुआ, तो 1980 से लेकर 1985 तक। सातवीं कब से स्टार्ट हुआ, तो 1985 यहाँ पे होगा ना, 85 से लेकर 1985 से लेकर 1990 तक स्टार्ट हुआ। 1990, एक मिनट देख लेते हैं, 80 से 85, ठीक है, 80 से 85, फिर 85 से 90, हाँ 85 से 90 तक हुआ। इसके बाद फिर 2 साल का योजना अवकाश आ जाता है, 90 से 91, 91 से 92। उसके बाद दोस्तों जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना होती है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट होती है, तो बता देंगे 1992 से 1997 तक। फिर उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, 5 साल के लिए है, तो 2002 गया। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2002 से लेकर 2007 तक स्टार्ट होती है, 2007 तक लगी रहती है। फिर उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2000 कितना हो गया, 7 3 10 2 12 तक होता है। फिर उसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है दोस्तों लास्ट होता है 2012 से लेकर 2017 तक होता है, 5 2 7। इस तरह 12 पंचवर्षीय योजना है। हर तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का योजना अवकाश आ गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का योजना अवकाश आ गया। फिर उसके बाद 6वीं 7वीं योजना के बाद फिर 2 साल का योजना अवकाश आ जाता है। उसके बाद रेगुलर आपका चलता रहता है। हरित क्रांति बोला जाता है, किस समय आया था, किस योजना के समय आया था, तो बोलेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। डॉक्टर स्वामीनाथन जी 1966 में दोस्तों एक हरित क्रांति के जनक, मतलब कि हरित क्रांति का एक उद्गार हुआ था। उस समय खाद्यान्न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। यह बोला जाता है आपसे पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति हमारे भारत में आया था, तो बोलेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो इतनी बातें रहीं आपके सिलेबस से, और कुछ छोटी छोटी बातें थी जो काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं, आपको पता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप क्या काम करेंगे, बस आपका एक काम है, एक जिम्मा है आपके पास, क्या है, आप पहले तो एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। चलिए बता देते हैं, बता दें, राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता है तो हमारे देश के पीएम होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। किसके जगह स्टार्ट हुआ था, तो बोलेंगे योजना अवकाश के जगह स्टार्ट हुआ था, पंचवर्षीय योजना की जगह। अगर पूछा जाता है सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो क्या बताएंगे, अमिताभ कांत जी हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, तो बस यही है। अब हम कल से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग धमाकेदार तरीके से इसे शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों। अब आपके सामने भौकाल आएगा एक तरह से, मतलब कि हर क्लास में ऐसी चीज़ें बताएंगे कि मज़ा ही आ जाने वाला है। आप पढ़ के बहुत ही आनंदित होंगे दोस्तों। चलिए तो धन्यवाद, विदा लेते हैं, स्टार्ट करेंगे अब पहला चैप्टर। आप एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, सारे दोस्तों एक बार मिलकर शेयर कर दीजिए। सर का सम्मान तो करिए शेयर करके। चलिए धन्यवाद।